नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे प्रदेश की प्रमुख खबरों की। रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री निवास में सीएम हाउस में अहम बैठक होगी विधायक दल की, जिसमें सभी विधायक जुटेंगे। गोधन योजना को लेकर इस बैठक में विधायकों का प्रेजेंटेशन होगा। साथ ही विधायकों के क्षेत्रों के विकास कार्यों को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। संसदीय सचिवों को उनके कार्यों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे भी उपस्थित रहेंगे। हम रुक करेंगे उमेश मौर्य, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। उमेश, आज जो विधायक दल की बैठक होने जा रही है, क्या खास इस बैठक में होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी, और इसी के तहत ये बैठक अहम मानी जा रही है। विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दलों की बैठक में ये उन लोग विधायकों से प्रेजेंटेशन लिया जाएगा कि नरवा गुरवा बारी के तहत जो एक योजना है गोधन योजना, उसके तहत किस तरीके से वो अपने क्षेत्रों में कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, कैसे इस योजना को सफल बनाना है। आने वाले दिनों में हरेली का पर्व है और इसी दिन से ये इस योजना की शुरुआत करनी है। लिहाजा इसे ध्यान देखते हुए जो मंत्री हैं वो अपने सीएम हाउस में इसकी बैठक आयोजित किए हैं, विधायक दलों की बैठक आयोजित किए हैं। विधायक दलों से चर्चा करेंगे कि और किस तरह से इसे बेहतर किया जाए ताकि ये योजना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका लाभ किसानों और जो गौ पालक है उनको इसका लाभ मिल सके। आपको बता दें, कल जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो गौ पालक है उनसे अब जो सरकार है वो 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेगी। वहीं कंपोस्ट खाद जो बनाएगी समितियों के माध्यम से ये गोबर खाद जो बनाया जाएगा उसे किसानों को 8 रुपए में बेचा जाएगा। इससे आप देख सकते हैं कि किसानों और गौ पालकों के लिए बेहद ही अहम ये योजना है, उनको लाभ पहुंचाने वाली योजना है। बहरहाल इसे ध्यान में रखते हुए जो सीएम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो विधायकों की बैठक ले रहे हैं और हरेली के दिन से जो शुरुआत होने वाली है इस योजना की, उसके लिए वो बेहतर से बेहतर इस योजना को अपने अपने क्षेत्र में क्रियान्वयन करने के निर्देश देंगे। साथ ही इसके अलावा जो संसदीय सचिव बने हैं उनके कार्य क्षेत्र को की जानकारी आज रविंद्र चौबे जो कैबिनेट मंत्री है वो उनको जानकारी देंगे। इसके अलावा जो विधायक है, जो विधायकों के क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, किस तरीके से कार्य जो है वो चल रहे हैं और उस काम में और किस तरह से तेजी लाई जा सके ताकि जो क्षेत्र में जो काम जो रुके हुए हैं उसको तेजी से किया जाए। लिहाजा ये अहम बैठक है पूरे प्रदेश के लिए और उन क्षेत्रों के लिए जहां पर गोधन न्याय योजना के तहत जो योजना शुरू की गई है उसमें अहम बैठकों में ये सब चीज़ों की चर्चा होगी। साथ ही हरेली के दिन से ये योजना जो शुरुआत होने वाली है उसे लेकर सभी विधायकों को निर्देशित किया जाएगा कि इसे सफल बनाया जाए। चलिए, धन्यवाद जानकारी के लिए, बातचीत के लिए उमेश। इधर सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई मंगलवार को, जहां सीएम हाउस में यह बैठक हुई थी जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ में यात्री बसों के टैक्स में छूट, अनुकंपा नियुक्ति, भूमि पट्टा के नियमों के साथ ही शिक्षकों के संविलियन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला को प्रमुख सचिव पर 3 साल के लिए संविदा नियुक्ति दी गई। प्रमुख रूप से गोधन न्याय योजना जो हम लागू करने जा रहे हैं उसका मैकेनिज्म कैसे बनेगा। गोबर की कीमत जो हम लोगों ने मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 1.5 रुपया तय किया था उसको परिवहन सहित 2 रुपया किया गया और किस तरीके से उसको गौठान में लाया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की लोग कैसे उसको वर्मी कंपोस्ट में बदलेंगे, गौठान समितियों का फंक्शन क्या होगा और मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम करेंगे। सिविलियन शिक्षाकर्मी अब उसको संवर्ग नगरीय निकाय और पंचायत में शिक्षक मान लिए हैं, तो 2 वर्ष से अधिक की जिनकी सेवावधि पूरा हो गया है उसको 1 नवंबर राज्य गठन के दिवस के दिन से ये लगभग 16,278 शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा।
अनुकंपा नियुक्ति का एक बहुत बड़ा आज निर्णय लिया गया है। बहुत सारे विभागों में पदों के अभाव के कारण अनुकंपा नियुक्ति के जो प्रकरण हैं वो काफ़ी अरसे से लंबित हो जाते हैं। आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि किसी भी विभाग का जो अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित हैं उसको अन्य विभागों में जहां पद की रिक्तियां हैं ये जीएडी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करेगा और उनको नियमित नियुक्तियों के संदर्भ में आज के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। जल जीवन मिशन के तहत पूरे प्रदेश के हर घर नल से जल के लिए जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार का जो 50-50% का राज्यांश और केंद्र सरकार की योजना है उसके लिए भी राज्य मंत्रिमंडल ने सहमति दी। 15 संसदीय सचिवों के बाद अब कांग्रेस सरकार निगम मंडल की जल्द नियुक्ति करने जा रही है। इन निगम मंडलों की नियुक्ति आजकल में संभव है, जिसमें विधायकों को भी मौका दिया जाएगा। संसदीय सचिवों की सूची के बाद अब निगम मंडलों का इंतजार खत्म होगा। कांग्रेस संगठन ने काफी मशक्कत के बाद निगम मंडलों की सूची बनाई है। विधायकों को एडजस्ट करने के फार्मूले के तहत निगम मंडलों में ऐसे नेताओं को भी जगह मिलेगी जिन्होंने 2018 में सरकार लाने में जोर लगाया था। हाईकमान से सूची पर मोहर लग गई है, जिनमें अरुण बोरा, देवेंद्र बहादुर, कुलदीप जुनेजा, चंदन कश्यप, भुवनेश्वर बघेल, उत्तरी जांगड़े, किस्मत नंद, राम कुमार यादव, करुणा शुक्ला, राम गोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, बल्लू फाटक, शफीक अहमद, अजय अग्रवाल, राजेंद्र तिवारी, छविंद्र कर्मा, मिथिलेश स्वर्णकार, सुभाष धुप्पड़, शैलेश नितिन त्रिवेदी, बैजनाथ चंद्राकर के नाम शामिल हो सकते हैं। देखिए, निगम मंडलों की स्वीकृति आदरणीय हाईकमान आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कर दी है। आज कल संसदीय सचिवों की घोषणा हुई है। हमें लगता है आज कल में निगम मंडलों के जो नाम है उनकी भी घोषणा हो जाएगी। उधर कांग्रेस जहां अपने समीकरण को साधने में जुटी है, वहीं कांग्रेस के इन फैसलों पर बीजेपी सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने संसदीय सचिव बनाए जाने के फैसले को कांग्रेस का यू टर्न करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन फैसलों का कांग्रेस विरोध करती रही थी, आज उन्हीं को अपना रही है। तो वो सारे मुद्दे राजनीतिक कारणों से विरोध करने का आज देश प्रदेश की जनता ने जान लिया है कि इनका विरोध विशुद्ध राजनीतिक कारणों से था और आज उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने निर्णय पुरानी सरकार के थे वो सबका क्रियान्वयन ये सरकार लगातार कर रही है। कांग्रेस इस बात को भलीभांति जानती है कि विधायकों की नाराजगी पार्टी और सरकार दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसे विधायकों का चयन किया गया है जिन्होंने पिछली बार बीजेपी के दबंग नेताओं को हराया था। इसलिए पहले संसदीय सचिव और अब निगम मंडल के फार्मूले के तहत सबको संतुष्ट करने जा रही है कांग्रेस। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर कोंडागांव में बीजेपी कार्यालय से वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान रैली में पूर्व मंत्री लता उसेंडी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए लता उसेंडी ने केंद्र की योजना के बारे में जानकारी दी, साथ ही प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार जनता से झूठे वादे कर सत्ता पर काबिज हुई है और अब नई योजनाएं बनाकर जनता को अपने वादे से गुमराह कर रही है। लता उसेंडी ने न्याय योजना पर जानकारी दी। कोंडागांव में बीजेपी ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सरकारी कार्यक्रम में न बुलाकर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री लता उसेंडी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष, जिला और जनपद पंचायत सदस्यों के साथ सरपंचों को सरकारी कार्यक्रमों में न बुलाने की शिकायत की है। साथ ही उन्होंने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मरकाम अपने चहेते ठेकेदारों को बिना टेंडर के पंचायतों में काम का ठेका दे रहे हैं और सरपंचों पर बिलों का भुगतान करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक जी के द्वारा और उनके पदाधिकारियों के द्वारा दबाव बनाकर कार्य कराया जा रहा है, जिससे काफ़ी लोग त्रस्त हैं। कई ऐसे कार्य हैं जिसको उनके चहेतों को सीधा
पंचायतों में भिजवाया जा रहा है और काम करने का निर्देश विधि नियम से हटकर करवाया गया है, उसके खिलाफ सारे लोग आक्रोशित हैं। 3 मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पे आए हुए थे और मांग रखते हैं कि सरकार इन सब बातों को ध्यान दे और हमारे लोग जो परेशान हैं उनको निजात दिलवाए। रायपुर से खबर, जहां एम्स के 3 नर्सिंग स्टाफ सहित प्रदेश में 114 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना के। प्रदेश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना से अब 2 लोगों की मौत भी हुई है और वेतन कटने से अंबेडकर अस्पताल के सफाई कर्मी जो नाराज हैं वो हड़ताल करने जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में 12 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। जो नए मरीजों की पुष्टि हुई है उसमें बिलासपुर, सुकमा और नारायणपुर से 18 मरीज मिले हैं। तो वहीं सरगुजा से 12 मरीज, बलरामपुर से 8, राजनांदगांव से 7 और कोंडा गांव से 3 मरीज मिले हैं। इसके अलावा दंतेवाड़ा, दुर्ग, गरियाबंद, जशपुर, बस्तर और सूरजपुर से एक नए मरीज की पुष्टि हुई है। हम रुक करेंगे। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। उमेश, क्या कह रहा है लेटेस्ट हेल्थ बुलेटिन, जो अलग अलग जिलों से नए कोरोना के मरीज मिले हैं? देखिए, कल रायपुर एम्स की 3 नर्सिंग स्टाफ सहित 114 कोरोना संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में आए। लगातार 100 के आंकड़े रोजाना पार हो रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं और ये वो उन नए जिलों से आ रहे हैं जहां पर अभी तक कोरोना संक्रमण के मामले एक भी नहीं थे, वहां से अब आने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। और आपको बता दूं कि इसी तारतम्य में आज जो रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में जो सफाई कर्मी हैं, जो लगातार कोरोना वॉरियर्स के रूप में बढ़ चढ़कर काम करते रहे हैं, उनके वेतन काटने को लेकर वो भी हंगामा कर रहे हैं। वो हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहे हैं और इस बीच ऐसे सफाई कर्मियों को हड़ताल में जाना, ये भी एक बड़ा चिंतनीय विषय है अस्पताल प्रबंधन के लिए। लिहाजा लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार मुस्तैद है। लगातार पीपी किट और ट्रू नॉट के माध्यम से टेस्ट कराया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मरीजों का टेस्ट किया जा सके। जो गंभीर हालत में जो लोग आ रहे हैं उन्हें तत्काल क्वारंटाइन किया जा रहा है, अस्पताल भेजा जा रहा है। तो देख सकते हैं कि जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसे लेकर जो प्रदेश सरकार है वो भी मुस्तैद है और लगातार लोगों को समझाइश दे रही है। साथ ही लोगों को भी समझने की जरूरत है कि वो एहतियात बरते, घर से बाहर निकलने के समय मुंह में मास्क लगाए, लगातार हाथ को धोए। इसके अलावा जो सरकार तो अपने सारे जो नियम और कानून है उसके तहत लोगों को अनुरोध कर रही है, अपील कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, भीड़ भाड़ से बचे। लिहाजा लोगों को भी ये समझने की जरूरत है दीपक कि जो संक्रमण है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लगातार बढ़ रहा है। उसे देखते हुए लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है ताकि जो लगातार जो संक्रमण के मामले हैं उससे कहीं ना कहीं हम लोगों की चेतावनी, हम लोगों की एक जो सीख है उसकी वजह से ही वो बचा जा सकता है। और लोगों को भी इसे समझाइश देने की जरूरत है, अपने आसपास के लोगों को बताने की जरूरत है कि ये जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें हम भी दोषी हैं, हमको इस पे एहतियात बरतने की जरूरत है। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रशासन की कोशिश यही है कि आंकड़ों पर नियंत्रण पाया जाए और लोगों को भी ये जरूरी समझना होगा कि उन्हें आखिर स्वयं की रक्षा और स्वयं सावधानी बरतना है। वहीं प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। अब कोरोना सैंपल लेते ही संदिग्ध के हाथ में होम क्वारंटीन की सील लगाई जाएगी, जिससे वे घर पर ही रहेंगे। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए जब सैंपल लेने के बाद लोग घूमते फिरते नजर आए, जिसके बाद पॉजिटिव निकले कई मरीज सामने आए और संक्रमित हो गए। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के हाथ पर सील लगाने का फैसला किया है, जिससे कि ऐसे लोगों की पहचान हो सके। के बाद लोग घूम रहे हैं इधर उधर और उनके घूमने से फिर पॉजिटिव आने के बाद फिर और भी बहुत से लोग पॉजिटिव आने की संभावना होती है, इन्फेक्शन उनको फैलने लगता है। आप देख ही रहे हैं कि रायपुर में हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज से अब हमने ये स्टार्ट किया है कि हाथ पे हम होम क्वारंटाइन का स्टैंप लगा देंगे, ताकि लोग यदि वर्क प्लेस पे जाते हैं या कहीं किसी से मिलने जाते हैं तो अगला देख ले कि भाई आपको जब होम क्वारंटाइन का सील लगा है तो आप यहाँ पे कैसे आए। तो वो यदि हमारी बात नहीं मान रहा है तो शायद अपनों की बात मानेगा, ये सोच के हम उनको हाथ पे होम क्वारंटाइन का सील लगा रहे हैं।
बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के 3 तालाबों में सरोवर धरोहर योजना के तहत सौंदर्यीकरण किया गया था। करोड़ों रुपए बहाए गए, लेकिन कुछ दिन बाद ही इन तालाबों की स्थिति वैसे ही पहले जैसी हो गई है। ये तालाब गंदगी और असामाजिक तत्वों का डेरा बन चुका है। अब फिर से प्रशासन जागा है और इस बार निजी हाथों में सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी सौंपी है। बंधवा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। अब देखना होगा कि निजी हाथों में जिम्मेदारी सौंपना कितना फायदेमंद साबित होता है। साल 1.5 साल बहुत अच्छा था, उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्थिति खराब होती गई। नगर निगम ध्यान नहीं दिया, असामाजिक तत्व बढ़ते गए, लाइट नहीं था, ये सब चीज़ की कमी थी। अभी ये स्थिति कि सर आप खुद देख रहे हैं कि चारों साइड सामान फैला है, उखड़ गए हैं, साइड के रेलिंग पूरे उखड़ गए हैं। रात को कोई भी अंदर घुस जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गाली गलौज हो रहा है, कोई देख रेख नहीं है। वर्तमान में बंधवापारा जो तालाब है उसको अमृत मिशन योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण और गहरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उसकी कुल लागत 4 करोड़ 95 लाख है, जो अक्टूबर माह तक कार्य जिसका पूर्ण होने का समय है। पूर्व में 2007-8 में तालाबों का सौंदर्यीकरण गहरीकरण का कार्य किया गया था। चूँकि अभी 13-14 वर्ष हो गए हैं, तो अभी उसमें और अच्छे से उसके सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। कुछ तालाबों को हम स्मार्ट सिटी से भी कराने का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे मिनी माता है और जैतिया तालाब। बिलासपुर में जीएसटी के एक असिस्टेंट कमिश्नर मोहन सोनी के खिलाफ साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर पर महिला अधिकारी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। असिस्टेंट कमिश्नर को पद से हटाकर दूसरे विभाग में भेज दिया गया है। विशाखा कमेटी की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि साइबर सेल मामले की जांच जरूर कर रहा है। बिलासपुर की मस्तूरी पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 2 चोर टीकमगढ़ खांडेकर और दिलचंद खांडेकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया है। वहीं एक चोर अब भी फरार है। मामले में पुलिस ने 2.5 लाख का सामान भी जब्त कर लिया है। दरअसल 2 साल पहले मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम एरमशाही हाई स्कूल का ताला तोड़कर चोरों ने 3 सेट कंप्यूटर, LED टीवी, इन्वर्टर सहित 2.5 लाख का सामान चोरी कर लिया था। साइबर सेल से कुछ जानकारी लेकर और जो पुराने फुटेज थाने में थे उन फुटेज को दिखवाया गया, तो एक संदेही इसमें से ज्ञात हुआ। उस संदेही को थाने लाकर पूछताछ की गई। पहले तो वो डालता रहा, जब थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये चोरी करना बताया इस घटने में। इस घटना में इसके साथ सबसे पहले अपन टीकमचंद खांडेकर पिता मोहनलाल को थाना लेकर आए थे और इसका एक साथी दिलचंद खांडे पिता रामविलास खांडे था। इसके अलावा एक आरोपी और है इसमें, विष्णु मीरी पिता भागीरथी मीरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दंतेवाड़ा में पुलिस के एनकाउंटर को लेकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। 21 मई को दंतेवाड़ा के तुमनार गांव में पुलिस ने 35 वर्षीय माता अलामी और उसके 15 वर्षीय भतीजे ऋषुराम का एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस के मुताबिक दोनों ही नक्सली थे, लेकिन मृतकों के परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने फर्जी तरीके से एनकाउंटर किया था। मामले को लेकर माता अलामी की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठाई है। बिलासपुर में जादू टोने के शक में एक महिला को उसके ही भतीजे ने तीर कमान से मार डाला। गांव छुईहा में रहने वाला ये शख्स खेती किसानी का काम करता है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार अपनी चाची को मानता था। कुछ दिनों पहले ही अस्पताल में उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। आरोपी को यह आशंका थी कि उसकी चाची ने जादू टोना करते हुए उसकी बेटी की जान ले ली। थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बच्चा दिया थी और खत्म हो गई, तो वो कोशिश की उनका बच्चा जी रही है और मेरा बच्ची खत्म हो गया, तो तुम टोना जादू लगाए हो क्या? दुश्मनी लगा कर मार दिया। वैसे तो बस्तर का नाम सुनते ही लाल आतंक की तस्वीर सामने आ जाती है, लेकिन यहाँ की मिट्टी और मौसम काफी अलग ही रहता है। खेती के लिए तो खासतौर पर काफी मुफीद है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जगदलपुर के वैज्ञानिकों ने कई साल से बंजर पड़ी जमीन को खेती के लिए तैयार कर लिया है
और वो भी कॉफ़ी की खेती के लिए। 3 साल पहले यहाँ के वैज्ञानिकों ने दुर्भा इलाके में 16 किलो कॉफ़ी के बीजों से प्रोजेक्ट शुरू किया था। पड़ोसी राज्य ओडिशा के वैज्ञानिकों से इसमें मदद भी ली थी और आज नतीजा सामने है। बस्तर संभाग की फिजा में कॉफ़ी की महक भी फैलने लगी है। अरेबिका, रोबस्टा 2 किस्में यहाँ के बाजार में हाथों हाथ बिक रही है। कॉफ़ी के जो वो पौधे हैं वो बड़े हो गए हैं। ये जो परियोजना थी ये महाविद्यालय के द्वारा एक रिसर्च बेस्ड मॉडल था, जिसके अंदर हमने वहाँ का जो ग्रामीण हमारे जो साथी थे उनको रोजगार के रूप में रोजगार सृजन करने के लिए में हमने बताया कि अगर आप इसमें सहायता प्रदान करते हैं तो आपको एक रोजगार का माध्यम मिलेगा, उद्यम बनेगा ये। और ये रिसर्च बेस्ड था। हम वहाँ पे देख रहे थे कॉफ़ी खेती यहाँ पे संभव है कि नहीं है। अगर कॉफ़ी खेती संभव है तो कौन सी किस्म कॉफ़ी की यहाँ पे बहुत अच्छी हो सकती है। शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाइयों का महसूस हुई, पर ग्रामीण व्यक्तियों के द्वारा वहाँ के जो सरपंच थे, वहाँ के जो ग्रामीण जो हमारे रोजगार काम कर रहे थे वहाँ पर, उनका काफ़ी सहयोग से हमारा ये कार्य सुचारू रूप से संचालित हो पाया।